एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल सिंह सोलंकी। आज हम पुणे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्ट नंबर 29 लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपका मैंने आपको पहले ही बताया कि 24 पार्ट से आपके ऑपरेटर वाला सिस्टम पूरा स्टार्ट हो गया। किस प्रकार ऑपरेटर को आपको समझना पूरा मैंने हर एक पॉइंट खोल कर समझाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आज अपन 29वां पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले पिछले वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर अपन उसमें देखा कि हर्मिटियन संकारक होता है, हर्मिटियन ऑपरेटर, उसका आइगन मान क्या होता है। तो आइगन मान हर्मिटियन संकारक के हमेशा वास्तविक होते थे। ये कंडीशन आई थी ए स्टार बराबर ए स्टार किसके बराबर था, ए के बराबर, यानी आइगन मान हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। आइगन मान हमेशा क्या होता है, रियल होते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो आइगन मान हमेशा वास्तविक होते हैं, तो भी आपको वही करना, या सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक का आइगन मान वास्तविक होते हैं, तो भी अपने को यही करना था। ठीक है, फिर अपने एक छोटा पॉइंट और पढ़ा था, तरंग फलनों की लंब कोणीयता, ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन। ये दो तरंग, अगर दो वेव फंक्शन साई और साई स्टार लिया था अपन, साई एंड साई स्टार परस्पर लंब कोणीय है, तो वो कौन सी शर्त का पालन करना चाहिए कि साई स्टार साई डीवी बराबर कितना होना चाहिए, 0। तब जाके दोनों तरंग एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत। और जब ये वैल्यू 1 हो जाती, 0 ना होकर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये कौन सा है, प्रसामान्यीकरण तरंग फलन है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी, छोटे छोटे पॉइंट काम आएंगे। आज अपन पढ़ेंगे आइगन फलन। आइगन फलन वास्तविक नहीं होते, आइगन फलन क्या होते हैं, हर्मिटियन संकारक आइगन फलन या नॉर्मल आइगन फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में एक ही बात है। तो चलो आज का अपना टॉपिक हो जाएगा कि हर्मिटियन संकारक का आइगन फलन। एक ही बात है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हर्मिटियन संकारक के आइगन फलन। ठीक है, मतलब इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं आइगन फंक्शंस ऑफ आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर। आइगन फंक्शंस ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर, हर्मिटियन संकारक के आइगन फलन। तो अपने को पता है जनरली अपन क्या लिख सकते हैं कि हर्मिटियन संकारक के लिए थोड़ी अपन लैंग्वेज लिखेंगे, हर्मिटियन संकारक के लिए हर्मिटियन ऑपरेटर, हर्मिटियन संकारक के लिए भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, अगर आइगन वैल्यू आपकी भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। आइगन फलन परस्पर क्या होते हैं, लांबिक, ऑर्थोगोनल। आइगन फलन परस्पर लांबिक, जिसको अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑर्थोगोनल, परस्पर लांबिक होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। अर्थात साई स्टार साई डीवी बराबर 0। ये सिचुएशन अपने पास आनी चाहिए, साई स्टार साई डीवी या साई 1 स्टार साई 2, दो अपन ऐसे ले सकते हैं। एक मैंने क्या ले लिया, साई 1 स्टार, और एक अपने क्या ले लिया, साई 2 डीवी बराबर 0। ये सिचुएशन अगर लागू होगी तो अपन बता सकते हैं कि आइगन फलन क्या होते हैं, परस्पर लांबिक होते हैं, ऑर्थोगोनल। ध्यान रखिएगा, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू सदैव वास्तविक होती है, लेकिन आइगन फलन क्या होते हैं, परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं, लांबिक होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि सिद्ध करो आइगन फलन लांबिक होते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट है इसका, ये होता है, या आइगन हर्मिटियन संकारक का आइगन फलन क्या होते हैं, लांबिक होते हैं। एक ही बात है। अगर अपने पास ये इक्वेशन अब अपने को लानी, अगर ये प्रूफ हो जाती है, ये तो स्टेटमेंट था कि हाई, जैसे स्टेटमेंट उसका था क्या था कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होता है, वास्तविक होते हैं, वो स्टेटमेंट था, उसको अपने प्रूफ कर लिया था। तो आज अपना स्टेटमेंट है कि हर्मिटियन संकारक के लिए अगर आइगन मान भिन्न भिन्न है तो उसके आइगन फलन क्या होते हैं, परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। अर्थात ये चीज़, दो फलन लेंगे, एक साई 1 स्टार और एक लूंगा मैं साई 2 डीवी बराबर 0। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, क्या वास्तव में ये चीज़ आती है या नहीं आती। अगर ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब अपना प्रोसेस पूरा सही है। चलो आइए, प्रूफ कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसी चीज को प्रूफ। ओके, तो अपन लिखेंगे
कि माना एक हर्मिटी संकारक H, माना एक हर्मिटी संकारक अपन H ले रहे हैं, माना एक हर्मिटी संकारक H हर्मिटी संकारक ले लिया अपन ने कि माना एक हर्मिटी संकारक H के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों, हर्मिटी संकारक H के लिए दो भिन्न भिन्न आइगन मानों अलग अलग आइगन मान ले रहे E1 व E2। आइगन वैल्यू क्या ले लिया अपन यहाँ पर E1 व E2, दो भिन्न भिन्न आइगन मानों E1 व E2 के संगत आइगन फलन psi1 व psi2 हो। दो फंक्शन हो गए भाई, दो अलग अलग फंक्शन है, वेव फंक्शन है, आइगन फलन है, तभी तो अपने पास दो अलग अलग आइगन मान प्राप्त होंगे। ठीक है, आइगन फलन psi1 व psi2 हो, तब अपन क्या लिख सकते हैं कि एक कोई आइगन फलन था psi1, इसके ऊपर आपने H ऑपरेटर लगाया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई E1 psi1। इज इट क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार एक ऑपरेटर अपन ने लगाया psi2 वाले फंक्शन पर और आपके पास नई इक्वेशन आ जाती है E2 psi2। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी 2। समझ में आ रहा है? ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। अब वही हर्मिटी संकारक की परिभाषा से, हर्मिटी संकारक की परिभाषा क्या कहती है? हर्मिटी संकारक की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं अपन उसकी डेफिनेशन से? हर्मिटी संकारक की परिभाषा से कि ऐसे कोई सिस्टम अपने पास, एक बार आपका ऑपरेटर किसके साथ लग रहा है psi1 स्टार, और तो आपका दूसरा फलन बाहर psi स्टार लगते हैं पर, ठीक है, दूसरा फलन बाहर dv बराबर अगले स्टेप में psi1 स्टार आपका बाहर और ये ऑपरेटर किसके साथ लग जाएगा psi2 dv। क्लियर है? ये होगा psi1 स्टार और H psi2 dv। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 व 2 के यहाँ पर मान लिख दीजिए आप। ठीक है, समीकरण 1 व 2 के आप मान रखोगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 - E2 समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, चलो आइए रखिए, इक्वेशन हो जाएगी अपने पास यहाँ H psi1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ E1 psi1। तो अपने पास ये तो हो गया E1 psi1 स्टार चल रहा है ऐसा कैसे ही psi2 dv बराबर अगले स्टेप में आपका psi1 स्टार ऐसा कैसे ही, psi1 स्टार आपका ऐसा कैसे ही, और H psi2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं E2 psi2 dv। ठीक है, अब आप इसको स्टार को अंदर ले जाइए, खोल लीजिए, तो अपने पास हो जाएगा E1 स्टार, ये psi1 है ना, psi1 स्टार psi2 dv बराबर psi1 स्टार E2 psi2 dv। ठीक है, E1 स्टार को आप बाहर निकाल लीजिए, इसी प्रकार उधर से भी निकाल लीजिए बाहर। तो अगर अपन E1 स्टार को बाहर निकाल देते हैं अंदर क्या बच जाएगा, psi1 स्टार psi2 dv बराबर, इधर से भी आप E2 को बाहर निकाल दीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, psi1 स्टार psi2 dv। फिर अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से इक्वेशन कि E1 स्टार माइनस E2, इसको अपन इधर लेके आए तो आपके पास क्या बन गया, psi1 स्टार psi2 dv बराबर 0। ठीक है, अब अपने को पता है चूँकि आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर चूँकि हर्मिटी संकारक के आइगन मान, हर्मिटी संकारक के आइगन मान क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, अपने को पता है, अर्थात E1 स्टार किसके बराबर हो जाएगा, E1 के। बता सकते हैं अपन E1 स्टार बराबर E1 ऐसे लिखते हैं अपन। तो फाइनली आगे इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ तक ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए कि माना एक हर्मिटी संकारक H ले यहाँ पर, जो दो भिन्न भिन्न आइगन मान E1 E2 के संगत आइगन फलन क्या हो, psi1 व psi2। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक psi1 अपना पहला फंक्शन था, उसके ऊपर आपने H ऑपरेटर लगाया संकारक, तो आपके पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी, E1 psi1। इसी प्रकार psi2 पर अपन लगाएंगे तो ऐसे फंक्शन प्राप्त होता है। तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा, हर्मिटी संकारक की परिभाषा क्या कहती है, ऐसे स्टेप बनेगी।
ठीक है। एक बार H ऑपरेटर साई1 स्टार के साथ साई2 आपका ऐसा कैसे dV बराबर अगले स्टेप में साई1 स्टार आपका बाहर H साई2 dV। फिर अपन ने समीकरण 1 व 2 का इस जगह मान रख दिया, तो अपने पास हो गया E1 साई1 स्टार साई2 dV बराबर साई1 स्टार बाहर उसकी जगह E2 साई2 dV। ठीक है। फिर अपन ने स्टार को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, E1 स्टार साई1 स्टार साई2 dV बराबर साई1 स्टार E2 साई2 dV, ये चीज़ ठीक है। फिर अपन E1 स्टार को बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया यहाँ पर साई1 स्टार साई2 dV बराबर E2 को बाहर निकाले साई1 स्टार साई2 dV। अब ये दोनों मान इन दोनों में सेम है, इस मान को अगर अपन इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये अपने बाहर कॉमन ले लेते हैं, E1 स्टार माइनस E2 बराबर ये स्टेप आ गई। अब अपने को पता है ये आइगन मान है, और आइगन मान हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि E1 माइनस E2 साई1 स्टार साई2 dV बराबर 0। ठीक है, अपनी इक्वेशन ऐसे बन गई, E1 माइनस E2 साई1 स्टार साई2 dV बराबर 0। अब अपने को पता है यहाँ तो आइगन मान तो भिन्न है, इनका कोई लेना देना है नहीं। अगर आप इसको इधर भेज देते हो तो ये 0 हो गया, तो फाइनली अपने पास क्या बच गया, साई1 स्टार साई2 dV बराबर 0। बस प्रूफ हो गया, ये अपने को प्रूफ करना था HP। भाई आइगन फलन हमेशा क्या होता है, परस्पर लंबकोणीय होता है। आप नीचे लाइन लिखोगे कि अतः हर्मिटी संकारक के लिए, अतः हर्मिटी संकारक के लिए जो आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है, उस हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, अगर आपका आइगन मान क्या है, आइगन वैल्यू भिन्न भिन्न है, तो उसके संगत आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं, के संगत आइगन फंक्शन परस्पर क्या होते हैं, लांबिक होते हैं, ऑर्थोगोनल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये आपका पॉइंट पूरा कंप्लीट। तो समझ में आ गया होगा कि आइगन फंक्शंस और आइगन्स वैल्यू, हर्मिटी संकारक जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है उसके लिए आइगन फंक्शन क्या होता है और आइगन वैल्यू क्या होती है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक है, और दोनों को अपन ने उसकी डीपली तक पहुंचकर और उनको अपन ने सॉल्व कर लिया। और सॉल्व करने के बाद अपने पास ये निष्कर्ष निकलता है कि हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन मान, श्योर आपको क्वेश्चन पूछेंगे इस साल, कोई सा भी पूछ सकते हैं, आइगन वैल्यू से रिलेटेड या आपको आइगन फंक्शन से रिलेटेड। तो अपन ने सोल्व किया तो देखा कि हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन मान सदैव रियल आए, पूरा टॉपिक सोल्व कर दिया। फिर अपन ने देखा आइगन फंक्शन, तो आइगन फंक्शन हमेशा लंबकोणीयता नियम का पालन करते हैं। लंबकोणीयता नहीं यानी ऑर्थोगोनल, मतलब अगर आपके पास भिन्न भिन्न आइगन फलन, आइगन मान अगर आपके पास भिन्न है तो इसके लिए जो आइगन फंक्शन होंगे परस्पर क्या होंगे, लांबिक होंगे, यानी भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन परस्पर लांबिक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अगला नेक्स्ट नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अगला वाला, एरनहेस्ट थ्योरम। बहुत बार आपको एग्जाम में पूछी हुई है। एरनहेस्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। एरनफेस्ट प्रमेय, थोड़ा नीचे लिखिए इसको अपन, एरनफेस्ट प्रमेय इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। दो प्रकार के इसके स्टेटमेंट है, इस थ्योरम के क्या है आपके दो प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे, उन दोनों स्टेटमेंट को अपने को सोल्व करना है। एरनफेस्ट थ्योरम, ठीक है, एरनफेस्ट प्रमेय। एरनफेस्ट प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट देंगे, कथन क्या होता है, उसके बाद दो समीकरण आई थी, उन दोनों समीकरणों को प्रूव करके बताना। बड़ा क्वेश्चन पूछते, पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेटमेंट लिखूंगा, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इसकी दो इक्वेशन है, नॉर्मल में लिख लेंगे दोनों इक्वेशन क्या है, फिर अपन क्या करेंगे, उन दोनों को प्रूव करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चलेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से श्योर है आपको क्वेश्चन बैठता है। तो सबसे पहले इसका कथन क्या था, कथन लिखते हैं, कथन स्टेटमेंट क्या था इसका, कि एक कण की गति को बताने वाले, एक कण की गति को
बताने वाले क्लासिकल चीट समझ है ना, एक कण की गति को बताने वाले क्लासिकल समीकरणों में, क्लासिकल समीकरणों में यदि चीट समझ समीकरणों में यदि गतिक चरों के स्थान पर, यदि गतिक चरों डायनेमिकल वेरिएबल है ना, डायनेमिकल वेरिएबल, यदि गतिक चरों के स्थान पर कण की गति को बताने वाले गतिक चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मान का उपयोग किया जाए, उनके प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन, उनके प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा मान का उपयोग किया जाए, प्रत्याशा मान का उपयोग किया जाए, प्रत्याशा मानों का उपयोग किया जाए तो वह समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, तो वह समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए तो वह इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कणों की गति का वर्णन करती है, कणों की गति का वर्णन करती हैं। ये आपका इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आज का थ्योरम का स्टेटमेंट है। फिर आपके पास यहाँ पर दो समीकरण आएगी, अपने को दोनों समीकरण को देखना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक कण की गति को बताने वाले, कण है उसकी गति को अपने को बताना है, तो कण की गति को बताने वाले चीट समझ समीकरण, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में यदि गतिक चर जो अपने पास डायनेमिकल वेरिएबल होते हैं कि गतिक चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा पड़े हुए है यानी एक्सपेक्टेशन मानों का उपयोग किया जाए तो वे समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, जो नई समीकरण बनेगी वो आपकी वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए कणों की गति का वर्णन करती हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। अब आइए अपन इसके दोनों इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है आपको ना, ये नॉर्मल है एरेनफेस्ट थ्योरम। अब ये क्वेश्चन आपको दो प्रकार से पूछ सकते हैं। सबसे पहले आइए छोटा क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया कि एरेनफेस्ट समीकरण या एरेनफेस्ट थ्योरम को समझाइए, तो इस कथन लिखना, आपको कथन लिखा, फिर उसके बाद दोनों समीकरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दोनों समीकरण लिखनी, तो आपका 2 या 3 नंबर का मिल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उन समीकरणों को अपने को प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले पहली समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, एरेनफेस्ट समीकरण नंबर फर्स्ट, एरेनफेस्ट समीकरण फर्स्ट, कण की गति का वर्णन है ना। एरेनफेस्ट समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, P बराबर क्या होता है mv, जैसा कि अपने को पता है, अपन लिखते हैं P बराबर mv। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv, या यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं v बराबर p अपॉन m, या इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन dt बराबर p अपॉन m। क्लियर, v को अपन क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर p अपॉन m। तो अतः प्रत्याशा मान के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, अतः प्रत्याशा मान के रूप में, ठीक है, प्रत्याशा मान के रूप में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के रूप में आपकी समीकरण कैसे बन जाएगी कि d अपॉन डी टी एक्स बराबर 1 अपॉन एम पी एक्स। इज इट क्लियर, यह आपकी पहली समीकरण, इसी को अपने को पूर्ण करना है। अब इसको और अपन तोड़ के भी लिख सकते हैं कि ये पहली स्थिति अगर एक्स वाई जेड आ जाए तो अपने पास क्या हो जाएगी, ठीक है। तो प्रत्याशा मान मतलब अपने देखा कि किसी कण का जब कोई कण गति करता है तो उसका संवेग यहाँ पर रोल होता है, तो अपने पास पता है P बराबर क्या होता है एम वी, या अपन इसको V बराबर क्या लिख सकते हैं P अपॉन एम, और V का मतलब भी क्या है dx अपॉन डी टी, कण की स्थिति अपने को मेजर करनी, तो dx अपॉन डी टी बराबर P अपॉन एम, ये इक्वेशन बन गई। अब अपन इसको प्रत्याशा मान के रूप में बताएंगे, जो वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन डी टी एक्स का प्रत्याशा मान बराबर 1 अपॉन एम पी एक्स, या इसी समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि d अपॉन डी टी अगर आपके पास वही होता तो अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एम पी वाई। इज इट क्लियर, या
डी अपॉन डी टी अगर आपके पास जेड होता तो अपन क्या लिख सकते हैं 1/m पी जेड। इसके सारे अपन ने निर्देशांक बता दी, आप इसके सारे निर्देशांक अपन इसी को प्रूव करेंगे, एक इक्वेशन को अपने को प्रूव करना है। ये सारे निर्देशांक लिख दें और करके अपन लास्ट में इसको लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी आर बराबर 1/m पी। ठीक है, ये भी आपकी फर्स्ट समीकरण, एरेनफेस्ट समीकरण नंबर फर्स्ट, चाहे आप ये समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि अपन ने सारी इक्वेशन यहाँ पर सोल्व बिल्कुल खोल के लिखी क्लियर रूप से, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने देखा एरेनफेस्ट समीकरण फर्स्ट नंबर P बराबर mv, इसको ऐसे लिखा यहाँ बनी, फिर प्रत्याशा मान के रूप में d अपॉन डी टी कण की स्थिति x बराबर 1/m px, यहाँ पर संवेग का प्रत्याशा मान निकलेगा। अगर यहाँ पर कण की स्थिति वही होती तो ये समीकरण ऐसे बन जाती d अपॉन डी टी y बराबर 1/m py, या d अपॉन डी टी z बराबर 1/m pz। इज इट क्लियर? या फाइनली अपन देखा जाए तो अगर r स्थिति हो कण की तो 1/m p लिख सकते हैं अपन। ठीक, 1/m और आपकी क्या होगी p। यह आपकी एरेनफेस्ट समीकरण फर्स्ट है, चाहे आप ये लिखो चाहे आप सेकंड। अब अपनी एरेनफेस्ट समीकरण सेकंड, एरेनफेस्ट समीकरण सेकंड। चलो आइए अपन समीकरण सेकंड नंबर प्रूव करते हैं एरेनफेस्ट की। तो ये हो जाएगी आपकी f बराबर क्या होता है अपने को सभी को पता है, f बराबर माइनस डेल वी। f बराबर अपन क्या लिखते हैं माइनस डेल वी, पता है ना। कण की स्थिति ऊर्जा और फोर्स में क्या संबंध होता है कि f बराबर माइनस डेल वी। ठीक है, आप इसको अगर लिखना चाहो चेंज करके तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि dp अपॉन dt बराबर माइनस डेल वी। dp अपॉन dp बराबर क्या हो गया माइनस डेल वी, प्रत्याशा मान के रूप में, प्रत्याशा मान के रूप में। तो प्रत्याशा मान के रूप में आपकी समीकरण कैसे बन जाएगी, आपकी समीकरण बन जाएगी अगर आप यहाँ पर ये ले लेते हो, हाँ dp अपॉन dt p, पूरा है ना, पूरा सिस्टम हो गया। अगर अपन px ले लेते हैं यहाँ पर तो अपना यहाँ पर बन जाएगा कि d अपॉन dt तो हो गई नहीं, एक मिनट रुकिएगा आप, d अपॉन dt यहाँ से d अपॉन dt px बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। पर्टिकुलर एक डिस्टेंस ले ली तो ये आपकी सेकंड समीकरण बन जाएगी। यहाँ पर ऊपर और लिख सकते हैं, इसको वापस समझ में नहीं आ रही तो आपकी डी अपॉन डी टी पी एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हो गया आपकी एरेनफेस्ट समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये इस प्रकार अपने को फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन लेनी है और दोनों इक्वेशन को अपने को क्या बताना है, उसकी वैल्यूज़ को सोल्व करना है। तो उम्मीद करूँगा अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सारी पॉइंट है ना अपन यहाँ पर खोल के लिख दिया है। आइए एक बार वापस समझ लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि छोटा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि एरेनफेस्ट समीकरण क्या होती हैं, उसका एरेनफेस्ट समीकरण को समझाए तो आपको कथन लिखा मैंने, स्टार्टिंग में कथन लिखना है कि जिस प्रकार कि किसी कण की गति का आपको अध्ययन करना है कि क्लासिकल समीकरण को अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स में बदले तो उसका जो औसत मान होता है उसको अपन प्रत्याशा मान के रूप में उपयोग ला सकते हैं। तो इस कंडीशन को अगर अपन अपनाएंगे तो अपन एक कण की गति का अध्ययन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये तो स्टेटमेंट था, फिर अपन ने दो इक्वेशन दोनों निकाले। पहली समीकरण इस प्रकार बनी कि p बराबर mv होता है तो v बराबर p अपॉन m, या अपन v को क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर p अपॉन m। अब इसको अपने प्रत्याशा मान के रूप में लेना है तो प्रत्याशा मान ऐसे होगा d अपॉन dt तो बाहर x का, यानी कण की स्थिति का प्रत्याशा मान बराबर 1/m कण के संवेग, यानी x स्थिति है तो px दिशा में उसका संवेग हो जाएगा। या इसी को अपन ऐसे बना दिया d अपॉन dt y बराबर 1/m py। ठीक है, या d अपॉन dt z बराबर 1/m pz। ठीक, ऐसा हो गया। और फाइनली लास्ट में क्या हो गया d अपॉन dt r बराबर 1/m p, यानी स्थिति को ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो अपन इस समीकरण को प्रूव करेंगे, आगे जो बड़ा करेंगे ना इसको प्रूव करना है। फिर उसके बाद एरेनफेस्ट समीकरण सेकंड, बल और स्थितिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है मैंने आपको बता रखा है। किसी कण पर लगने वाला बल उसकी स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के इक्वल होता है, F बराबर माइनस डेल वी। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, बल F और संवेग में क्या रिलेशन होता है, F की जगह dp अपॉन dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dp अपॉन dt बराबर माइनस डेल वी। अब यहाँ पर मैंने इसका प्रत्याशा मान बनाया, प्रत्याशा मान का मतलब d अपॉन dt बाहर, पर्टिकुलर x डायरेक्शन ले ली px तो बराबर ये आपका माइनस बाहर और इसका ऑपरेटर x डायरेक्शन ले रहे हो तो डेल का मतलब भी क्या हो गया, डेल अपॉन डेल x।
जब अपन एक सी डायरेक्शन ले रहे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, वो आपकी समीकरण बनी हुई। तो अब अपने को ये दोनों समीकरण प्रूव करनी, बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका, तो इसको अभी अपन नहीं कर पाएंगे। आगे वाली जो अपन इसका पार्ट नंबर 30 देखेंगे उसके अंदर अपन इसको सिस्टमेटिक तरीके से सारे पॉइंट टू पॉइंट अपन इनको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो। आज अपन ने क्या पढ़ा कि आइगन फलस परस्पर क्या होते हैं, लाम्बिक होते हैं। आइगन फलस परस्पर ऑर्थोगोनल होते हैं। प्रूव डेट, तो अगर अपने पास साई1 स्टार साई2 dv बराबर 0 हो जाता है तो इसका मतलब आइगन फलन परस्पर क्या होते हैं, लाम्बिक होते हैं। और एक अपन ने एरनफेस्ट थ्योरम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो भी थ्योरम थी अपन ने पूरी कंप्लीट कर ली। तो आज का अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा आज का अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। सिद्ध करो हर्मिटियन संकारक का आइगन फलस, एक बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया आपको, सिद्ध करो हर्मिटियन संकारक के आइगन फलन परस्पर क्या होते हैं, लाम्बिक होते हैं। परस्पर लाम्बिक यानी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो आपको यही क्वेश्चन करना है। या और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रूव डेट आइगन फलन परस्पर लाम्बिक होते हैं। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपको दोनों में आंसर ऐसे ही देना है। नॉर्मल में पूछ ले आपकी सिद्ध करो आइगन फलन परस्पर क्या होते हैं, लाम्बिक होते हैं। सिद्ध करो कि आइगन फलन परस्पर लाम्बिक होते हैं, तो भी आपको वही आंसर लिखना है। या सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक आइगन फलन परस्पर लाम्बिक होते हैं, दोनों में एक ही आंसर है। इसी प्रकार सिद्ध करो कि आइगन मान हमेशा वास्तविक होते हैं, या सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है एरनफेस्ट थ्योरम। एरनफेस्ट प्रमेय का कथन देना अपने को। एरनफेस्ट प्रमेय का कथन दीजिए एवं दोनों समीकरण लिखिए। दोनों समीकरण आपको बतानी है एवं दोनों समीकरण लिखिए। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। एरनफेस्ट स्टेटमेंट देना आपको और स्टेटमेंट के बाद आपको दोनों इक्वेशन लिखनी है। तो इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है आज के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छे से समझ में आई। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।